चलिए, तो आज कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बताइए कि इनके क्या आंसर हो सकते हैं, और क्यों हम उनके जो ऑप्शंस हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए, पहला जो सवाल है ये 2018 में प्रिंसिपल के एग्जाम में आया था। इफ एन असेसी डिपेंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसेबिलिटी एन अमाउंट ऑफ, और फिर है इज डिडक्टेबल फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम एज पर फाइनेंस एक्ट 2018। तो ये 2018 में सवाल पूछा गया था, उसी टाइम पे जो बजट आया था, जो एक्ट बना, उसके बेसिस पे इसको। हालांकि ये अभी भी ज्यों का त्यों है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो बताइए फिर इसका क्या आंसर है। सर डी। 1,25,000। डी। डी सर। चलिए, डी। इसका आंसर है डी। ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित कुछ बात हम देख लेते हैं कि है क्या ये, मतलब इसमें इससे और क्या क्या हो सकता है। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, जिसको हम बोलते हैं 80DD। इसमें ये बात आती है कब, जब कोई डिपेंडेंट है एम्प्लॉय का, और वो सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसेबिलिटी और सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, इन दोनों की बात करता है। टैक्सेबल हुआ है जो डिपेंडेंट, कोई भी हो सकता है वो, विथ डिसेबिलिटी कैन क्लेम ए डिडक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट है उस पर जो भी खर्चा होता है उसको क्लेम किया जा सकता है। अगर ये डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा बट 80% से कम है, तब जो क्लेम होता है वो 75,000 का होता है। बट 80% से अगर ज्यादा डिसेबिलिटी है, तब जाके जो क्लेम होता है 1,25,000 का होता है। तो यहाँ पर चूंकि सीरियस डिसेबिलिटी की, सीवियर डिसेबिलिटी की बात की गई थी, तो सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब है कि 1,25,000, और सिंपल डिसेबिलिटी की आप बात की जाती तो यहाँ पर आंसर होता फिर 75,000 इसका ऑप्शन होता। मतलब इसका सेकंड वाला ऑप्शन बनता अगर यहाँ से सीवियर या सीरियस डिसेबिलिटी का वर्ड हटा देते तो। इसी से डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक दूसरा सेक्शन है जिसको हम 80U बोलते हैं। तो 80U भी यहाँ पे मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये लगभग उसी तरह का की बात की जाती, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें जो असेसी होगा उस वो अगर खुद डिसेबल्ड है, उसकी और कंडीशन यहाँ भी वही है। अगर 40% से ज्यादा और 80% से कम है तो 75,000 का क्लेम मिलेगा, और अगर 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का क्लेम इस 80U में लिया जाता है। बट इसमें डिपेंडेंट की बात नहीं होती, जो भी एसएससी है उसका, उसके सेल्फ की बात है यहाँ पर। दोनों में कुछ इसमें जो डिसेबिलिटीज की बात की जाती है वो कौन से तरह की डिसेबिलिटी कवर होगी इसमें। तो अभी 2016 में जो एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 9, अभी 2016 में, यहाँ सॉरी थोड़ा गलत लग गया है, ये एक्ट 1995, ये भी एक्ट था बट अभी एक 2016 में आया जिसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई है। तो उनमें से वो कोई सी भी डिसेबिलिटी जो होगी वो मानी जाएगी, और इसमें मतलब एक जो मेडिकल अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और अभी जो 80DD है, उसमें और इसमें फर्क इतना है कि 80DD मतलब जो डिपेंडेंट पे जो भी खर्चा होगा उस खर्चे का प्रूफ देना होता है। बट 80U में जो खर्चा होता है डिसेबिलिटी के कारण, जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे या जो भी खर्चे होते हैं उनका किसी तरह का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये एक 80DD जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए है, दूसरा 80U जो है वो सेल्फ के लिए है। जी विजय प्रकाश सर, जब तक विजय सर की बात सुनते हैं तब तक आप ये सवाल देखिए। जी विजय सर। सर जैसे मान लिए कि अगर उसमें वो अगर जो हस्बैंड और वो जो स्पाउस अगर दोनों ही ऐसे केसेस में हो तब क्या होगा सर? दोनों जैसे अगर सीवियर डिसेबिलिटी वाले हों तब? तो दोनों को अपना अपना क्लेम मिलेगा, दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। अच्छा, हाँ, ठीक।
जी अशोक यादव सर। सर प्रूफ का मतलब सर्टिफिकेट ना देना है? नहीं, प्रूफ का मतलब होता है कि जो खर्चे हुए हैं जितने भी बिल पर में बिल देने हैं। बिल बिल तो सर दोनों में देना पड़ेगा ना, या वो एटीयू में बिल अंडरटेकिंग? की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट देना है और एटीडीडी के तहत बिल देने होते हैं। मगर ये वाली बात जो कह रहे हैं वो किस बात के लिए, जब रिटर्न फाइल करता है व्यक्ति तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। बट अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लेम किया कि आपने ये क्लेम किया है, आप अपने बिल सबमिट करें, तब जाके वो बिल सबमिट करने पड़ेंगे। बट एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली हम रिटर्न फाइल करते समय ना आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है ना बिल देने की जरूरत पड़ती है। मगर कब क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको सरल बनाना चाहता है और किसी तरह के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की बात नहीं करता है। बट अगर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है कि आपने ये वाला क्लेम किया है तो आप इसका प्रूफ दीजिए, तो देना पड़ेगा। बट एटीयू में बिल नहीं देने हैं, सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। थैंक यू। जी सुमित शर्मा सर। सुमित शर्मा सर जी। विवेक गर्ग सर। सर इन दोनों में सर इसमें ना एक बेसिकली जो करेक्शन करना डिफरेंस। चाहूंगा, आपकी परमिशन हो तो सर। हेलो। हाँ हाँ एक सर, मिनट, सुमित मैं ये बोल रहे हैं। जी हाँ जी सर। सर, मैं ये बता रहा था कि एक जी सुमित 80DD सर। है, एक 80U है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या इसको ऐसे मान सकते हैं कि 80DD तो रिम्बर्समेंट के लिए है, कि जो उसके ऊपर खर्चा होता है उसके रिम्बर्स के लिए ये छूट मिलती है, और जो 80U है वो सीधे डिडक्शन है। क्या इसको ऐसे मान सकते हैं? हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। जी विवेक गर्ग सर। जी बताइए सर। सर इसमें ना एक करेक्शन करना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो सर। परमिशन कोई बात ही नहीं, हम सब एक ही हैं, मतलब यहाँ पर एक्चुअली सर मैं एक फिजिकल एम्प्लॉय हूं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर रिफंड रिटर्न करते समय ना 80U और 80DD दोनों के लिए सर सर्टिफिकेट अपलोड कराए हैं, और वो भी मेडिकल हॉस्पिटल से सीएमओ द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए सर। यस सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि एक्चुअली सर कुछ मतलब ये सुनने में आ रहा था, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि कुछ लोग इन चीजों का नाजायज बेनिफिट उठा रहे हैं। यस सर, बिल्कुल विवेक गर्ग सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बार तो अपलोड करवाए हैं, बट हाँ, फिर भी ये मान के चलिए कि इस बार मेरे भी जो है जो जानकार हैं उनके हिसाब से इस बार क्या है कि फिर भी छूट है, अगर नहीं भी अपलोड करे तब भी रिटर्न प्रोसेस हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है नहीं कि सर हुआ नहीं। मैं भुक्तभोगी हूँ सर। मैंने लास्ट 31 जुलाई को ही रिटर्न करा है मैंने, इसी वजह से। अच्छा हाँ जी सर, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मेरे पास जो था फिजिकल वाला, वो तो अपलोड नहीं मांग रहे थे। उन्होंने एक अलग से एक मतलब फॉर्म दिया था, कहते इसको भरवा के, इसको साइन करा के, इसी को पीडीएफ बना के अपलोड करना है। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी ठीक सर, है। ठीक है सर, यही बताना था सर। जी थैंक यू सर। जी राजीव रंजन सर। मनीष कुमार शर्मा सर। हाँ सर, हेलो हाँ सर बोलिए। सर। हाँ सर, 80U और 80DD क्या दोनों का क्लेम एक साथ लिया जा सकता है या एक ही का मिलेगा? दोनों का ले सकते हैं, अगर दोनों ही सिचुएशन है तो ले सकते हैं दोनों का। सर मनीष शर्मा। दोनों ही लिया जा सकता है। मैं दोनों ही लेता हूँ सर। जी मनीष शर्मा सर। यस सर। जी सॉरी सर, सॉरी अच्छा थोड़ा जल्दी। ठीक है। विजय प्रकाश सर। चलिए तो अब पिछले सवाल की बातें हम लोग कर चुके हैं। दूसरा सवाल है, ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है कि इस सवाल में क्या बात पूछी गई है। तो इसका आंसर बताइए।
is not a permissible way of filling up return of person having income chargeable to salaries. डी होना चाहिए सर ऑप्शन, कौन सा? फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी। इसका डी या बी? डी। ज्यादातर साथी डी कह रहे हैं ना, कि बी भी कह रहे हैं कुछ? अच्छा, नहीं सर, बी होगा सर, बी होना चाहिए सर। अच्छा, फर्निशिंग रिटर्न पेपर फ्रॉम टू हिज एम्प्लॉयर ना? डी सर, मेरे को डी लग रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि सर ये डी पोर्शन में सीपीसी की पहले फुल फॉर्म एक बार देख लें, ये सीपीसी किसको बोल रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सेंटर। बेंगलुरु इनकम टैक्स का वो है इसका मतलब, सीपीसी का। चलिए, तो ये सवाल आया था 2018 में, फर्निशिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, मतलब ये परमिसिबल है कि नहीं? तो है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सी वाले में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू इनकम टैक्स। अब कुछ साथी बी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डी। इसका सही आंसर क्या है? अच्छा, ये इस तरह के जो सवाल हैं, ये अगर हम खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल करते हैं, और वो ये खुद फाइल करना बड़ा आसान भी होता है, तो अगर आप लोग नहीं करते हैं फाइल खुद ही, तो ट्राई करिएगा नेक्स्ट ईयर से। इस साल तो डेट निकल भी गई। जी यादव सर। सर सेकंड वाला जो आप कह रहे हैं ना सर, बी तो वैसे ही गलत हो गया। पेपर फ्रॉम और टू जो है ना सर, वो तो सेंस ही नहीं बना रहा है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो डी वाले ऑप्शन में ज्यादा चांसेस हैं सर। पेपर फ्रॉम नहीं है सर, ये पेपर फॉर्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पेपर फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म ही है। FORM। हाँ, FORM है, टू हिज एम्प्लॉयर। बट इसमें एक खास बात जो है, ये वाली बात भी हम लोगों के प्रैक्टिकल उसमें आई नहीं है, बट ये भी एक ऑप्शन रहता है कि जो है वो अपना रिटर्न फॉर्म है वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकता है। इसका जो आंसर है वो डी वाला ही है। और डी वाला क्या है? फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ये जो सीपीसी में किसी भी तरह का पेपर में पूरा फॉर्म भर के नहीं भेजा जाता। सीपीसी में एक ऑप्शन जरूर है कि वो एक वेरिफिकेशन फॉर्म रिसीप्ट होती है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है, ITR भी कहलाता है, उसको फिजिकली भेजा जा सकता है वेरिफिकेशन के लिए। बट यहाँ पे बात की जा रही है फर्निशिंग पेपर रिटर्न, मतलब पूरा का पूरा फॉर्म सीधा सीपीसी भेज दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी तीन ऑप्शन ठीक ही हैं, तो इसमें से जो परमिसिबल नहीं है वो डी ही है। कोई कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? अगर कोई बात है तो, नहीं तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए सर, इसमें सी कर सकते हैं, फर्निशिंग कौन सा? पेपर रिटर्न, फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू इनकम टैक्स, इज दैट अलाउड? कर सकते हैं, बिल्कुल, पेपर में फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके जमा कर सकते हैं। हाँ, बट आजकल सर, ये सब वो ऑनलाइन नॉर्मली। जी सरिता मैडम। सर, ये वही तरीका है ना जब हम पहले करते थे, जो ऑनलाइन नहीं चलता था तब करते थे, जो ये हाँ जी सी वाला मैम, ऑप्शन है। जी मैम जी। जी बिल्कुल वही है ये। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पे तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो इस पे मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा नहीं। अगर किसी साथी 5,000 हाँ, इसका सीधा जो आंसर है वो 5,000 रुपये है, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए कि इससे 5,000 कैसे आ गया है। नहीं है किसी को कोई डाउट नहीं है, तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी
जी शशांक सर, जी बताइए सर। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये बता सकते हैं थोड़ा कि कैसे 5000 आया ये इसका आंसर? चलिए जरूर सर, हमारे कौन से साथी इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी प्रशांत सर बोलिए। सर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी मिली है 20,000 पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल में उसको मिली 2,40,000, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। और कंडीशन ये होती है इसकी कि 1/5 ऑफ द सैलरी और 5,000 विच एवर इज लेस। और यहाँ उसको जो हम अलाउंस दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो 6,000 पर मंथ दे रहे हैं। तो 2,40,000 का अगर 1/5 करते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, जो कि 6,000 से ज्यादा है ना। तो मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी हो सकती है सर? 5,000। तो सर इसका आंसर 5,000 होना चाहिए, अगर मैं सर सही हूं तो। बिल्कुल सही है सर। शशांक सर क्लियर हो गई बात? जी विवेक गर्ग सर। जी सर क्लियर हो गई। विवेक गर्ग सर। सर इस मैंने एक करेक्शन करना चाहूंगा, जो सर ने अभी बताया ना कि 1/5 ऑफ सैलरी और 5,000 विच एवर लेस। सर इसमें एक पॉइंट और है, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड विच एवरली लेस इन द अबव 3। जी बिल्कुल, एक बात और ऐड करनी थी इसमें। बिल्कुल प्रशांत सर, ये भी होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, इन तीनों में से जो कम होगा वो होता है। हाँ सर, इसीलिए तो 6,000 रिसीव हुआ है ना सर उसको। एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रिसीव हुआ है और 5,000 हम मैक्सिमम लिमिट है उसकी, ये मैंने बोला था शायद। हाँ जी सर बिल्कुल। जी देखिए सर, यहाँ पे बहुत ही दोनों में मिनिमम जो आप लोगों से एक बार बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात पे बिल्कुल मत मतलब सोचिए कि मैं गलत हो गया कि वो सही हो गया। ये तो कहीं से कहीं भी कोई बात है नहीं। तो जब हाँ, कभी साथी कुछ बोल देता है, जी हो सकता है उसने सुना ना हो या कोई बात हो, और जब जी कभी किसी साथी को लगे कि अरे मेरे ऊपर उंगली उठाई गई, एक्चुअल में वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई है। ये सब सिर्फ हमारे डिस्कशन की बातें हैं। तो जी आनंद कुमार सर। ये हेलो हाँ जी सर। सर, ये 6,000 पर मंथ होगा कि 6,000 होगा सर? सर एक मानो कल्पना किया हुआ सवाल बना के दिया था केवीएस प्रिंसिपल 2018 में। जैसा है वैसा ही है। ये 6,000 भी हो सकता है और 6,000 पर मंथ भी। ये इसमें मतलब कोई फैक्चुअल सवाल नहीं है ना। 6,000 अगर 6,000 भी होता तब भी 5,000 आंसर आता, और 6,000 पर मंथ है तब भी 5,000 ही आंसर आने वाला है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओके सर। जी सर जिनको ये मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो उनको पर मंथ के बेसिस में मिलता है कि एग्रीगेट मिलता है? मैडम पर मंथ ही मिलता है। अच्छा, अब पर वो मंथ 6,000 मिलता है, कितना मिलता है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो हमारे यहाँ तो नहीं मिलता किसी को भी। हाँ वो ये सांसदों को मिलता है, फिर इनको ऐसे कुछ है। जी अच्छा अच्छा, और हाँ अभी थैंक यू सर। जिनको मिलता भी था ये एंटरटेनमेंट अलाउंस, 7 CPC में ये एबलेस हो गया है, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो वो बचा नहीं है। मगर अब चूंकि क्वेश्चन आया था तो, और अभी उसमें इनकम टैक्स एक्ट में ये वाला बात है भी, इसलिए इसको तो अब इस कैलकुलेशन की मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत सर ने ठीक से इसको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये 3 बातें हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में वही वाली बात लिखी है। 5,000 20% मतलब वो 1/50 हुआ बेसिक सैलरी का। और जो हाँ जो अलाउंसेज रिसीव्ड होने वाली बात है, तो यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस के मामले में ही बात नहीं है। कोई सा भी अलाउंस जितना भी मिलेगा, या कोई सा भी जो डिडक्शन है जितना भी मिलेगा, बस उतना ही उसका डिडक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि मिला कम और ज्यादा हम डिडक्शन ले लें। जी चलिए अगला सवाल। A sum not exceeding which of the following is allowed as deduction for preventive health checkup of assessee as per iTax Act, Income Tax Act? सर बी 5,000। जी 5,000। हाँ 5,000। आप लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पवन सर ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया और आप लोग
तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिल्कुल, तो ये वाली जो टेबल है, इस टेबल को हमने अभी कल ही शायद या परसों देखा था इस टेबल को, और हम लोगों ने याद भी कर लिया था इस टेबल को कि और ये कौन से सेक्शन में आती है ये वाली टेबल? 80D, बिल्कुल सही। तो चलिए, इसमें मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है इंडिविजुअल तो 50,000 है। तो इसमें एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता है? सर वो डिपेंड करता है कि उसके, अगर हम बात कर रहे हैं उसके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी वो क्लेम कर रहा है तो उसकी लिमिट है 50,000, और अगर वो केवल अपनी फैमिली के लिए करता है जो उसमें 25,000 है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। मतलब अच्छा, चलिए देखिए, कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर्ड हो गया है, ठीक है, तो तब भी उसके पास पेंशन आती है और तब भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। मतलब एम्प्लॉय खुद मान लीजिए 61 ईयर ओल्ड है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है, और उसके पापा भी अभी हैं, उनके लिए भी वो क्लेम करता है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 का, और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 का। तो क्या पॉसिबल है कि 1 लाख रुपए वो क्लेम कर पाए? नहीं सर, मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही है। 50,000। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये जो 50,000 है मैक्सिमम लिमिट, ये व्यक्ति इंडिविजुअल खुद के लिए जब वो क्लेम करेगा उसके लिए है, और अगर उसके पेरेंट भी हैं तो वो 50,000 उनके लिए भी क्लेम कर सकता है। टोटल मिला के वो अगर चाहे तो 1 लाख तक का क्लेम ले सकता है इस केस में। सर पेरेंट अगर जॉब में रहेंगे फिर भी कर सकता है क्या? देखिए, यहाँ पर कंडीशन, मैं कंडीशन बात वही कह रहा हूँ ना कि ले सकता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ले ही लेगा। मतलब कंडीशन सारी है, मतलब पेरेंट अगर जॉब में है वो खुद ही क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए पेरेंट अपने लिए, तो फिर वो एम्प्लॉय क्यों करेगा उनको क्लेम? मतलब कंडीशन ऐसी हो कि वो अपने लिए तो कर ही रहा है, पर पेरेंट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तभी तो कर पाएगा। डिपेंडेंट के बिना तो कर ही नहीं सकते हैं। जी प्रशांत सर। सर ये जो टेबल हम देख रहे हैं, सर आवाज आ रही है? सर जो हाँ जी टेबल सर। हमारा, हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें हमने ये देखा सर, इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली इफ सीनियर सिटीजन। तो फैमिली के अंदर हम ये मान रहे हैं कि सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है। तो साथ में ये कह रहा है कि फैमिली के में से पेरेंट्स भी तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या पेरेंट्स को हमें अलग ही लेना है? अगले वाले कॉलम में हम देखते हैं कि पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है। पेरेंट अलग है, यहाँ पर पेरेंट अलग है सर इस एक्ट में। जी हाँ हाँ जी। तो ये 1 लाख तक जा सकता है, इसमें क्लेम जा सकता है 1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। जी रश्मिता मैम। सर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है क्या पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो, या जरूरी नहीं है सर? नहीं, इसमें तो ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या ये हेल्थ चेकअप कराया है तो ये सब होता ही है। इसमें डॉक्यूमेंट तो क्या वही फिर अभी फिलहाल सबमिट नहीं करने होते हैं, बट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा तो ये सब इंश्योरेंस की वो रिसीप्ट और वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। जी सबीर अनवर सर। नमस्कार सर, क्या पेरेंट्स डिपेंडेंट होगा तभी मिलेगा या वैसे ही? मतलब अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, तब तो नहीं मिलेगा ना? हाँ सर, देखिए बहुत ही सिंपल सा मैटर है सर यहाँ पे कि एम्प्लॉय, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस मान लीजिए यहाँ पे लिमिट 50,000 है, अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, अब उसने हेल्थ इंश्योरेंस मान लिए 50,000 का ना लेके उसने 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो कितना क्लेम करेगा सबीर अनवर सर? सर अगर 30,000 का लिया तो 30 हाँ 30 ही क्लेम करेगा ना वो। तो जी अब जी पेरेंट पेरेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो है किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, उसको खुद ही ले सकते हैं वो इंश्योरेंस, इसलिए फिर वो कैसे करेगा, वो वाली बात है आपकी बात। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था सर कि वो डिपेंडेंट हो गए तभी ये आएगा या वैसे भी आ सकता है? हाँ डिपेंडेंट तो होना चाहिए। जी जी सर। जी अशोक यादव सर। सर ये डिपेंडेंट होना जरूरी है क्या?
अगर देखिए वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स क्लेम नहीं कर रहे हैं तो कोई फैमिली का मेंबर तो कर सकता है क्या? हाँ देखिए, अगर हम नियम के हिसाब से चलें तो जिसने खर्चा किया है वो क्लेम कर सकता है ना। ये प्रूफ कैसे दिखाएंगे कि ये किसने किया? मतलब भाई आप तो पेमेंट करा होगा ना भाई इंश्योरेंस लेते Yes, sir. समय, तो प्रूफ Yes, मिल sir. ही जाएगा, है ना? ठीक, थैंक यू सर। चलिए अगला सवाल। वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू फॉर्म ITR-V if the return has been filed through transmitting data electronically in a paper form, electronically under digital signature, electronically under electronic verification code. सर ऑप्शन ए थ्रू B. ट्रांसमिटिंग डाटा। Earlier it was in a paper. D option is correct. डी होगा लग रहा है। In one. चलिए अच्छा, चलिए एक बात बताइए, ITR तो सब समझते हैं, यहाँ पे डैश लगा के जो File. भी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ITR. एक्नॉलेजमेंट। वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट का है सर। वेरिफिकेशन। हाँ यहाँ खास बात यही है, वेरिफिकेशन CPC को। हाँ ITR जो भी लिखा हुआ है, भी का मतलब यहाँ 5 नहीं है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है ITR वेरिफिकेशन, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं। ये जो लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते आए हैं पिछले सालों से, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो ऑनलाइन भरने के बाद ये ITR भी एक पेज की एक रिसिप्ट होती थी, वो प्रिंट निकालते थे, उसमें सिग्नेचर करते थे, और वो जो अभी CPC की जो बात की गई थी ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु, वहां के एड्रेस पे इसको भेजा जाता था, जिससे कि वो ITR का वेरिफिकेशन हो सके। ये ITR भी वो है, ना कि ये ITR-5 फॉर्म, जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 ये फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म नहीं है, ये वेरिफिकेशन वाली रिसिप्ट होती है एक तरह की। और तो इसको एट प्रेजेंट अभी भी अगर कोई मान लीजिए वेरिफिकेशन कोड के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई नहीं करता है, तो अभी भी इसको CPC बेंगलोर को भेजना पड़ता है। जी प्रशांत भारद्वाज सर कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सर, ये बाय मिस्टेक रह गया सर, सॉरी। एल सिंह सर। सर ये क्वेश्चन 2 में जो ऑप्शन आपने दिया है बताया सर, वो सही समझ में नहीं आया सर, क्लियर। हाँ अभी जी बिल्कुल। तो CPC क्यों नहीं है सर? इसका आंसर डी होगा ना सर? इसका आंसर ये सही है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसको, अभी पूरी बात हुई नहीं है ना इसमें। अरुण कुमार सिंह सर। हाँ सर, ये नमस्कार। ये क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लग रहा है कि टोटल डिडक्शन जो होना चाहिए वो 75,000 ही क्लेम कर सकता है, वो थोड़ा बताएंगे कि 1 लाख कैसे हो सकता है? वो उसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय खुद ही सीनियर सिटीजन है, मतलब वो रिटायर्ड हो गया है, वो 61 साल का है SSC, और वो अपने लिए क्लेम कर रहा है, तो 50,000 उसका हो जाएगा, और पेरेंट का 50,000, तो 1 लाख हो जाएगा। मैक्सिमम इतना हो सकता है। ओके सर, राइट सर, ओके। इससे 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है जी। चलिए तो इसको जी एल सिंह सर। जी सर। अभी ये वाली बात समझ में नहीं आई है, उसका रीजन में इसका जो आंसर है वो पहली बात तो फर्स्ट वन है। अब हम B और C और D क्यों नहीं है इस पे हम बात करेंगे, उसके पहले जरा हम इस फॉर्म को देख लेते हैं एक बार। ये आपको शायद ठीक से ना दिखाई दे रहा हो, इस तरह का एक जब ITR भर लेते हैं, ऑनलाइन जब ITR भरते हैं, तो ऑनलाइन ITR भरने के बाद लास्ट में हम वेरीफाई करते हैं ITR को। वेरीफाई करने के जो तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका ये है C वाला, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। हमारे पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। मान लीजिए कि हमारा आधार लिंक है, तो हम सेंड कोड का ऑप्शन दबाते हैं, तो हमारे पास एक OTP आ जाता है, और उस OTP से हम वेरीफाई कर देते हैं। इसके अलावा हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के, ठीक है।
तो इसमें ये पूछा गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू फॉर्म ITR-V, मतलब एक्नॉलेजमेंट वेरिफिकेशन, इफ द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। ये ITR-V की जरूरत कब पड़ती है? तो वो कब पड़ती है? तो अगर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड है, मतलब वो आधार से OTP आ गया है, या हम बैंक के थ्रू हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो इस ITR-V की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है तो इस ITR-V की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और अगर हमने पेपर फॉर्म जमा किया है, मतलब पूरा का पूरा ITR पेपर में भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके जमा करके आ गए, तो फिर ITR-V की जरूरत पड़ेगी नहीं। ITR-V की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है ITR का, बस लास्ट में सिर्फ उसका वेरिफिकेशन रुक गया है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, आपका OTP नहीं आ रहा है, आपके पास नेट बैंकिंग भी नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोड नहीं मिल पा रहा है, तो उसका फिर अल्टरनेटिव ये होता है कि ये जो इस तरह की जो रसीद है वो जो निकलती है, उसमें लास्ट में सिग्नेचर करने हैं, और जो बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, उसको इनवेलप में रख के इस रिसिप्ट को भेज दो, वो फिर उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि इसका जो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ITR-V तभी जरूरत पड़ती है जब हम ट्रांसमिटिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ITR भर तो दिया बट अभी हमारे पास उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, तो वो वेरीफाई करवाने के लिए काम आता है। आई होप अब क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है सर, तो चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये वही है जो हम OTP वाला करते हैं, ये वही मेथड है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और सर डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या, कैसे, जैसे कि हम क्या होते हैं? मैडम क्या होता है ना कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे आप डिजिटल सिग्नेचर खरीद सकते हैं। उसमें क्या, एक पेन ड्राइव की तरह का एक टोकन आता है, उस टोकन में आपका डिजिटली मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको लगा के हम कोई भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो ये डिजिटल, आजकल जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे डिजिटल सिग्नेचर काम आता है। थैंक यू सर, सर थैंक यू। आधार कार्ड में सर ये इसे VID लिखा रहता है ना, ये नंबर भी लिखा रहता है, वो डिजिटल ही माना जाएगा आधार कार्ड में जो लिखाता है? हाँ, आधार कार्ड वाला भी एक होता है, मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर असल में बहुत सारे तरह के होते हैं, टाइप 3 और अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हम इस डिजिटल सिग्नेचर पे पूरा विस्तार में नहीं जा सकते हैं, ये पूरा सर का पूरा आधार का जो VID सर बोल रहे हैं वो तो वर्चुअल ID है आधार की। हाँ हाँ, तो वो भी मैंने डिजिटल सिग्नेचर की तरह नहीं मानेंगे? नहीं, वो नहीं मानी जाएगी, बट वो क्या कहते हैं उसमें, ये क्या बोलते हैं, डिजिटल लॉकर, उसके थ्रू वो आधार वाले कुछ डिजिटल सिग्नेचर करके करवाते हैं, कुछ वो आधार के थ्रू भी डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, हाँ डिजी लॉकर के थ्रू। मगर डिजिटल सिग्नेचर एकदम अलग, मेनली जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो टोकन आता है, मतलब एक पेन ड्राइव आती है, उसको आप अपने कंप्यूटर में लगा के उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, किसी भी पेपर को उसके द्वारा साइन किया जा सकता है। आप लोग अभी बहुत सारे PDFs आते हैं जिसमें डिजिटली साइन, इवन हमारे ट्रांसफर ऑर्डर्स भी आए हुए देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें भी कई जगह डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अब इस बार तो खैर सिंपल सिग्नेचर थे पेन वाले, पर इसके पहले डिजिटल सिग्नेचर भी देखे होंगे ट्रांसफर ऑर्डर्स में। चलिए अगले सवाल की तरफ। In which of the following cases filling of income tax return is not obligatory for a government servant? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा हमारे हिसाब से? जी, हम सब लोग मिलके बताएं। टैक्स लायबिलिटी हैज बीन discharged through self-assessment. C, sir. Income tax has been duly deducted by the DDO and certificate issued. Total income during the previous year is less than the maximum amount not chargeable to income tax. No tax is due to be paid.
सी ऑप्शन। ऑप्शन सी लग रहा है सर। सी होगा सर। चलिए ठीक है, तो हमारे ज्यादातर साथी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, मतलब सी ऑप्शन ही है। मतलब इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना कब जरूरी नहीं है, तो इसमें सी और डी दो ऑप्शन है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो भी सकता है। नो टैक्स टू बी पेड, बट डी वाले ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हमारी जो लिमिट्स है ना, जैसे मतलब ओल्ड रिजाइम में अगर देखें तो 2,50,000 और न्यू रिजाइम में 3 लाख, जो नॉर्मल रेसिडेंट है उनके लिए। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, वो बात क्या कही गई है कि उतना अगर उससे कम इनकम है किसी की, तब उसको फॉर्म भरने की जरूरत, रिटर्न फाइल भरने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति की इनकम 5 लाख है, उसके बावजूद भी उसको टैक्स ना जमा करना पड़े, तो ये डी वाला, सी वाला ही ऑप्शन ठीक है। जी सुरेंद्र शर्मा सर। सर ये जो पहले वाला ऑप्शन है, टैक्स रियलिटी हैज बीन डिस्चार्ज टू द सेल्फ असेसमेंट, तो सर ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि सर जैसे मान लीजिए हमारी इनकम है, इस साल पूरी इनकम होने वाली है, मान लीजिए कि किसी की 8 लाख होने वाली है, उसको खुद को पता है, उसने माना कैलकुलेशन कर ली है कि हम साल भर में 8 लाख रुपए कमाएंगे, तो उस 8 लाख में वो कैलकुलेट करेगा खुद कि कितना टैक्स लगेगा, तो वो सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स जमा कर देता है। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। टैक्स लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज थ्रू सेल्फ असेसमेंट, मतलब उसने टैक्स जो दिया वो खुद सेल्फ असेस किया और दे दिया। एक तो हम एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज में क्या होता है कि हमारा टैक्स जो ऑफिस है वो काट लेता है और वो जमा कर देता है, बट अगर मान लीजिए कि ऑफिस ने जमा नहीं किया तो हम खुद जमा करते हैं, तो जो हम खुद जमा करते हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। तो सर गवर्नमेंट सर्वेंट इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकता है कि वो सेल्फ असेसमेंट करे, डीडीओ का काट कर नहीं, ऑप्शन चूज नहीं कर सकता है, क्योंकि डीडीओ तो काटेगा ही आपका इनकम टैक्स। जी सर। ठीक है, मगर कई बार ऐसे हो जाता है कि डीडीओ ने आपको जितना टैक्स लगना था उससे कम काटा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, हमें खुद भी तो खुद से ही जमा करना पड़ेगा। अच्छा जी ठीक है। जी पूनम सिंह। नमस्कार सभी को। सर इसमें मैं एक बात ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी इस तरह का अपना, क्योंकि मेरी अपने वो किराए का जो इनकम होती है उसको करने के लिए करती हूँ, तो जब अगर सर आपका वो फाइनेंशियल ईयर ओवर नहीं हुआ है और तब जब आप करते हो तो एडवांस टैक्स के रूप में ही ऑप्शन मतलब हो रहा होता है। पर अगर फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, जैसे मार्च निकल गया, फिर भी हम लोग फाइल करने से पहले अपना करना चाहे, तब वो फिर सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला ही ऑप्शन आता है। जी बिल्कुल सही मैम, थैंक यू सो मच। चलिए और कोई बात, चलिए तो अगर कोई बात नहीं है तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, तो ये तो खैर ठीक ही है। हाँ, ये सवाल है, ऑल गवर्नमेंट ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल ऑप्शन सी। सर्टिफिकेट सी 31st July, 1st May, 31st May, 6th of the following month or not required? 6th of the following month है ना? ओके, तो सभी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं इसमें ना। अच्छा, एक बात है कि ये इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस, क्या होता है भाई ये सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस, कभी सुना है क्या? चलिए इसको जरा हम एक बार, नहीं सुना सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। सर टैक्स जी सर। डिडक्शन एट सर ये सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर ये जैसे हम सैलरी जब वीडियो बनाते हैं तो 5 तारीख से पहले पहले एक 92A चालान जो ई पे चालान होता है वो बैंक में सबमिट करना होता है सर, चेक। आई थिंक यही है सर। जी जी, तो इसमें टीडीएस का तो फुल फॉर्म मैडम ने बता ही दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और नवनीत सर ने ये बता दिया है कि जब टैक्स डिडक्ट हम करते हैं तो जिस महीने में भी हम टैक्स डिडक्ट करते हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख तक उसको हमें जमा करना होता है टैक्स को। सर इसका आंसर जो कल क्विज थी उसके अंदर 31st मई दिया हुआ था।
हाँ जी, बिल्कुल इसका आंसर जो है वो 31 में ही है, बट अभी बात कर रहे हैं मतलब टीडीएस का मतलब वो अभी, क्योंकि ये बात ही क्लियर नहीं हुई कि सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस है क्या, क्योंकि मैडम ने टीडीएस की बता दिया और सर्टिफिकेट्स के बारे में नवनीत सर कह रहे हैं। तो एक्चुअल में सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस जो है इसको पूरे हम एक साथ फॉर्म 16 कहते हैं। तो फॉर्म 16 कब दिया जाता है, ये वो सवाल है इसको। तो वो होता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 मई तक दिया जाता है। इसको इस डॉक्यूमेंट्स में आप देख के पढ़ सकते हैं। ए सेक्शन 203 require the DDO to furnish to the employee a certificate in form 16 detailing the amount of TDS and certain other particulars. Rule 31 prescribed that form 16 should be furnished to the employee by 31st May after the end of the financial year. ये वाला जो सवाल है ये KVS वाइस प्रिंसिपल 2018 वाले उसमें आया था। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं वो तो कंफ्यूज होना पक्का है, क्योंकि जो लोग जमा करते हैं टैक्स को, टैक्स कट जाता है तो हर महीने हर क्वार्टर में जैसे 30 जून तक का एक क्वार्टर बन गया तो उसके जुलाई में उसका एक रिटर्न फाइल करता है ऑफिस। हर एक क्वार्टर के बाद रिटर्न, चारों क्वार्टर में रिटर्न फाइल किया जाता है। तो हम उससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस का मतलब है फॉर्म 16 जारी करना, और वो फॉर्म 16 31 मई जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मई तक दे देना है हर हालत में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और सर ये 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को क्या करते हैं, ये भी कुछ है या ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है? 5th नहीं है, वो 7th है एक्चुअल में। उसमें क्या होता है कि जब भी वो रिटर्न फाइल करना होता है, जो डीडीओ होते हैं ना, टीडीएस काटते हैं उनके लिए। सर थैंक यू सर। चलिए अब कुछ सवाल हम ले लेते हैं केवीएस एलडीसी 2023 से। Assessment year means the period of 12 months commencing on which of the following every year। एक केवीएस एलडीसी जो अभी 2023 में जो पेपर हुआ था उससे है। इसलिए तो बहुत सबसे सरल क्वेश्चन है, बनी जाएगा मुझे लगता है हम सबसे। क्या है इसका आंसर? फोर्थ सर। बिल्कुल सभी डी बताए हैं। इसमें हमें लगता है कि हमारे किसी भी साथी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां तक अगर है तो फिर भी बताइए। ये वाली बात हम अच्छे से समझते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर, या फिर फाइनेंशियल ईयर का ही दूसरा नाम? फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर नाम जरूर वो प्रीवियस ईयर होता है, मगर वो एक्चुअल में प्रेजेंट ईयर ही होता है। मतलब जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24 25। हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसी को हम प्रीवियस ईयर भी बोलेंगे। और 25-26 जो होगा वो असेसमेंट ईयर होगा, अभी फिलहाल जो हमारा चल रहा है उसमें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। एसबी सिंह सर जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर अभी जैसे मैडम बताए 31 मार्च के बाद जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है, राइट सर? जी जी। अगर सर एक टैक्स पेयर अपना टोटल इनकम को कैलकुलेशन किया ऑल फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड टोटल टैक्स को पेमेंट कर दिया बिफोर 31 ऑफ मार्च, तब उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं सर। एडवांस टैक्स। जी सर। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट जो है एक्सेलरेटेड टैक्स, थोड़ा सर एक मैं पढ़ा था कहीं पर, एक्सेलरेटेड टैक्स। वो फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टैक्स बनता है वो एक्सेलरेटेड टैक्स। अच्छा ओके सर। लेकिन वो पेमेंट 31 मार्च पहले हो जाना चाहिए शायद। हाँ जी बिल्कुल सर। ओके थैंक यू जी। सरिता मैम नमस्कार सर। नमस्ते जी, अगर किसी को कंफ्यूजन होता होगा कि फाइनेंशियल और
असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो छोटी सी ट्रिक बता दूं क्या याद रखने के लिए? अरे बिल्कुल बताइए, मैं पूछा मत करिए, बस बता दिया करें। जी सर, असेसमेंट का फर्स्ट लेटर है ए, और अल्फाबेट में ए भी फर्स्ट लेटर है, लेकिन अल्फाबेट्स में ए पहले आता है और इनकम टैक्स में इसको हमें बाद में लेना है, और एफ हमारा बाद में आता है, उसको पहले लेना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ऐसा मुझे लगता, मतलब मैं ऐसे ध्यान में रखती हूँ इसको। थैंक जी बढ़िया। तो ये तो कोई दिक्कत क्लियर हो ही गया है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। चलिए, तो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल एज स्टैंडर्ड डिडक्शन? एलडीसी वाला जो एग्जाम था 2023 में आया था, तो 23 के हिसाब से क्या आंसर है इसका? सीधा सीधा है 50,000 50,000 बिल्कुल। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा 50,000। सर आज ठीक है, की डेट और में तो आज की डेट में कौन सा होगा? आज की डेट में अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करेंगे, और वो भी न्यू टैक्स रिजाइम की बात करेंगे, तब 75,000। ओल्ड टैक्स रिजाइम अभी भी 50,000 ही है इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, interest on deposits up to which of the following amount is allowed as deduction under section 80 TTB to senior citizen under the old regime of 50,000 tax? 50,000 नहीं 50,000। हाँ, बाकी सबका क्या कहना है? देखिए यहाँ पे 80 TTB की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। कितना है? 50,000। अच्छा, हम यहाँ पर जो सवाल जो हमने पिछले सालों से देखे हैं, आज जो हम लोग इन सवालों पर बात कर रहे हैं, इन पर बात करने का इतना ही उद्देश्य है कि हम इन सवालों में जैसे सेक्शन की बात कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमें सेक्शंस बड़े ध्यान से देखने हैं। 80C क्या है, 80U क्या है, 80D क्या है, 80DD क्या है, 80TTA क्या है, 80TTB क्या है, ये इनसे बहुत चीजें जो हैं निर्भर करेंगी। तो चलिए, तो जो ए वाला है उसमें 10,000 है और बी वाले में 50,000 है। ए वाला मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है, बट इसमें केवल सेविंग जो अकाउंट होगा उसके इंटरेस्ट का एग्जम्पशन मिलेगा, वो 10,000 तक। जबकि सीनियर सिटीजन को सेविंग के अलावा डिपॉजिट जो होंगे उन पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर एग्जम्पशन मिल जाएगा 50,000 तक। सर ये 10,000 वाले में सेविंग और ये दोनों है ना? क्योंकि बुक में एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है ये स्वामी हैंडबुक में। जी सर, इस बार ना मैंने भी देखा था उसको कि इसमें इन्होंने फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट इंक्लूड करा हुआ है, ये पढ़ा था मैंने भी। वो बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है मेरी नजर से चूक गई होगा। नए वाले में तो ये नहीं है ना सर, 10,000 का जो बेनिफिट मिल रहा था। हाँ, न्यू टैक्स रिजाइम में तो है बिल्कुल, है ही नहीं। ओके सर, बिल्कुल न्यू टैक्स रिजाइम में ये सारे कोई किसी भी तरह के कोई डिडक्शंस नहीं है। नो एग्जम्पशंस सर न्यू रिजीम में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। हाँ, दो हैं सर बस न्यू टैक्स रिजाइम में, तो केवल दो ही रखने, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80CC हाँ 80CC D2। बिल्कुल। चलिए, फॉर ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज मोर देन 2 crore एंड लेस देन 5 crore सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शैल बी कितना होगा? 50%। सर 25 25%। 25 मतलब हमको ये सरचार्ज भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है सर, इसकी रेंज याद करने की कोई ट्रिक है क्या?
बार बार भूल जाते हैं इसको। सिंपल है, 50 लाख तक कुछ नहीं लगना है, बिल्कुल 50-50 लाख। सर इसमें भी चेंज आया है क्या नए ईयर में? शायद ये भी चेंज हुई है। हाँ, ये 37% था, वो 25% हो गया है अब न्यू टैक्स रिजाइम में अगर कोई चूज करता है तो। मतलब 5 करोड़ से ऊपर जो है, जो 37% लगता था वो 25% लगेगा सरचार्ज। 10, 15, 25, 37, 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़ और 5 करोड़ के अब। सर इसका मतलब 2 to 5 करोड़ पे भी 25 है और 5 करोड़ से अबव भी 25 है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब 2 करोड़ से अबव भी 25 हो गया। 2 करोड़ से अब सारा 25% है, बट वो न्यू टैक्स रिजाइम में है, ओल्ड में नहीं। जी क्विज में तो सर 15% कर रखा है। हाँ, क्विज वाले क्वेश्चनों में इसका 15% दिखा रखा है। यस सर, क्विज में क्विज 15% में दे ये रखा है। गलत दिया हुआ है, शायद 15% दिया हाँ हुआ है। हो सकता है गलत हो, बिल्कुल। चलिए, the aggregate amount of deduction under section 80C, 80cc and sub 80ccd1, एक्चुअल में ये है 80ccd1 should not exceed। ये वाला तो हम खूब पढ़ते हैं ना, इस वाले सवाल 1,50,000 50 सी पॉइंट सी थर्ड। 1.5 वोट। 80C वाले जितने हैं वे सारे 80C, मतलब 80C चाहे 80ccc 80ccd इन। अब 80ccd1 तक की बात है, 80ccd2 अलग हो जाएगा, है ना। तो 80ccd1 तक जो है वो 1,50,000 है इसका आंसर। और ये कुछ चीजें हैं कि 80C में क्या क्या चीजें आती हैं। 80C में क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। 80CCC में जो है वो पेंशन फंड्स होते हैं, मगर वो पेंशन फंड जैसे कि LIC जीवन सुरक्षा एक एग्जांपल है। ऐसे कोई सी भी पेंशन फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो 80CC में आता है। और 80ccd1 में क्या आता है, NPS आता है, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। और 80ccd2 अगर होगा तो क्या आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट से कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल। तो वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो 1,50,000 से अलग है, वो पूरा का पूरा 14% अलग से डिडक्टेबल होगा। मेडिक्लेम तो नहीं आता सर? मेडिक्लेम का अलग है ना सर सेक्शन, यहाँ सेक्शन 80C, 80cc और 80ccd1 की बात कर रहे हैं। सर एक 80ccd1 बी भी होता है ना? हाँ 80ccd1 भी होता है, 50,000 वाला जो है। हाँ, मगर वो इसलिए तो इसमें 3 सवाल में तीनों टायर वन में करेंगे। हाँ, ये तीनों सेक्शन पूछे गए हैं, एक तो 80C, 80ccc और 80ccd1, ये 3 पूछे गए हैं। इसमें 1,50,000 होगा। अगर इसमें 1B और जोड़ दिया जाता तो 1,50,000 की जगह 2 लाख हो गया होता। अगर 1B 80ccd1 अकेले तक है, अगर 1 के साथ B और जुड़ जाता तो फिर ये 2 लाख आंसर हो जाता है इसका। जी अशोक यादव सर। सर एक बार सरचार्ज का एक्सप्लेन कर दी, सरचार्ज का क्या प्लीज। सरचार्ज का मतलब होता है कि जब किसी की इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर हो तो फिर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लग जाता है एक तरह से, तो वो सरचार्ज कहलाता है और उसकी ये लिमिट्स हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मंजू मैम। सर इसमें सरचार्ज वाले में ही जैसे हमारी इनकम तो 50 लाख होती ही नहीं है, लेकिन हम लोग भी तो जितना इनकम टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर सरचार्ज देते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों? सेस होता है, सेस होता है। आजकल हम तो लोग सेस और सरचार्ज दोनों अलग अलग हैं। जी मैम बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ठीक हम है। लोग जो देते हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देते हैं 4%। पहले। वो कितना परसेंट है? बिल्कुल 4%। 4% आई थिंक। जी बिल्कुल 4%। 1% हेल्थ सेस है और 3% एजुकेशन सेस है।
जी सर फिर इसका मतलब मोटिव क्या है कि हम इनकम टैक्स के ऊपर ये चीजें दे रहे हैं, क्या रीजन क्या है इन चीजों का, थोड़ा सा मैम, बता सकते हैं? ये है कि इनकम टैक्स पर हेल्थ सेस लगाने और एजुकेशन का, ताकि वो हेल्थ में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जा सके और एजुकेशन की फील्ड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जा सके, इसके लिए। थैंक यू सर। ठीक है, आगे के ये अब 9:30 हो गया है, इसके आगे के सवाल हम लोग कल देखेंगे और उसके बाद